क्लास 12th केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण लघुत्तरीय क्वेश्चन 2022 एग्जामिनेशन के लिए आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती है? अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती है? नॉवल या अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा को स्थिर रहने के लिए अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। नॉवल या अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा को स्थिर रहने के लिए अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। नॉवल गैसों पहले से ही स्थिर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हासिल करने या खोने की क्षमता शून्य होती है। नॉवल गैसों पहले से ही स्थिर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हासिल करने या खोने की क्षमता शून्य होती है, अर्थात अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है। अर्थात अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है। दूसरा क्वेश्चन, कार्बोकैटायन क्या है? व्याख्या करें। कार्बोकैटायन वे कैटायन होते हैं जिनमें धन आवेश कार्बन पर उपस्थित होते हैं। कार्बोकैटायन वे कैटायन होते हैं जिनमें धन आवेश कार्बन पर उपस्थित होते हैं। इस कार्बन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कार्बन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, फॉर्मलिन का 2 उपयोग लिखें। पहला, यह मृतक जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। पहला, यह मृतक जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। दूसरा, कार्बनिक अभिकर्मक के रूप में होता है। इसका प्रयोग कार्बनिक अभिकर्मक के रूप में होता है। लवण सेतु के कार्य लिखें। पहला, यह परिपथ को पूरा करके एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है। यह परिपथ को पूरा करके एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में धारा प्रवाहित होने देता है। दूसरा, यह विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। दूसरा, यह विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर लिखें। थर्मोप्लास्टिक में पहला, इसे गर्म करने पर मुलायम एवं ठंडा करने पर कड़ा हो जाता है। इसे गर्म करने पर मुलायम एवं ठंडा करने पर कड़ा हो जाता है। थर्मोसेटिंग में इसे गर्म करने पर कड़ा हो जाता है एवं ठंडा करने पर अपरिवर्तित रहता है। मतलब इसे एक बार गर्म कर देने पर दोबारा इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठंडा कर हो जाने पर भी। दूसरा, ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। इधर ये अकार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ये थर्मोसेटिंग में ये अकार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। थर्मोप्लास्टिक में इसकी संरचना रेखीय होती है। इसकी संरचना रेखीय होती है। और थर्मोसेटिंग में इसकी संरचना त्रिविमीय होती है। इसकी संरचना त्रिविमीय होती है। फिनॉल अम्लीय होता है क्यों? फिनॉल अम्लीय होता है क्यों? बेंजीन पर OH जब H2O की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं तो बेंजीन पर O- प्लस H प्लस आयन देता है। बेंजीन पर OH- को फिनॉक्साइड आयन कहते हैं और H प्लस आयन H आयन। इसका कारण देखते हैं। कारण है, फिनॉल को जल में घोलने पर H आयन तथा फिनॉक्साइड आयन देता है। फिनॉल को जल में घोलने पर H आयन
तथा फिनोक्साइड आयन देता है। जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, इसलिए फिनोल अम्लीय होता है, इसलिए फिनोल अम्लीय होता है। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखें। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखें। अधिशोषण में पहला, यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैसों में अन्य पदार्थ को व्यवस्थित करते हैं, यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैसों पर अन्य पदार्थ को व्यवस्थित करते हैं तो वह सिर्फ ऊपरी सतह पर मौजूद रहता है, तो वह सिर्फ ऊपरी सतह पर मौजूद रहता है। जबकि अवशोषण में यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैसों में अन्य पदार्थ को व्यवस्थित करते हैं तो वह आंतरिक एवं बाहरी सतह दोनों पर मौजूद रहता है। दूसरा, अधिशोषण में सतह एवं पदार्थ के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल कमजोर रहता है। अधिशोषण में सतह एवं पदार्थ के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल कमजोर रहता है, जबकि अवशोषण में सतह एवं पदार्थ के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल मजबूत रहता है। जबकि अवशोषण में सतह एवं पदार्थ के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल मजबूत रहता है। कोलाइड बनाने के दो विधियों को लिखें। कोलाइड बनाने के दो विधियों को लिखें। पहला, कोलाइड बनाने के दो विधियों को लिखें। कोलाइड बनाने के दो विधियों को लिखें। पहला, वैद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। वैद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि, इसमें होता है, इस विधि से तांबा, चांदी, सोना आदि के कोलाइडी विलयन बनाते हैं। वैद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि से, इस विधि से तांबा, चांदी, सोना आदि को कोलाइडी विलयन बनाते हैं। दूसरा, पैप्टीकरण। ताजा बने अपक्षेप में वैद्युत अपघट मिलाने पर कोलाइडी विलयन बनता है। ताजा बने अपक्षेप में वैद्युत अपघट मिलाने पर कोलाइडी विलयन बनता है। पायस क्या है? वे कोलाइडी जिनमें परिक्षेप प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं उन्हें पायस कहते हैं। वे कोलाइडी जिनमें परिक्षेप प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों में द्रव होते हैं उन्हें पायस कहते हैं। यहाँ डबल होते हुए लिखा गया है, होते हैं, इसे एक काट कर देंगे। वे कोलाइडी जिनमें परिक्षेप प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों में द्रव होते हैं उन्हें पायस कहते हैं। जैसे दूध। HCl एवं HF में प्रबल अम्ल कौन है और क्यों? HCl एवं HF में प्रबल अम्ल कौन है? HCl का वियोजन ऊर्जा HF की तुलना में कम होता है। HCl का वियोजन ऊर्जा HF की तुलना में कम होता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने की क्रम में अम्लीय गुण बढ़ता है, अतः HCl प्रबल अम्ल होता है। वर्ग में नीचे से आने के क्रम में अम्लीय गुण बढ़ता है, अतः HCl प्रबल अम्ल होता है। अब वर्ग में ऊपर से नीचे से ऊपर जाने के क्रम में अम्लीय गुण घटता है, इसलिए HF दुर्बल अम्ल हो जाएगा। H2O उदासीन है जबकि H2S अम्लीय है, व्याख्या करें। H2O उदासीन है जबकि H2S अम्लीय है, व्याख्या करें। O ऑक्सीजन सल्फर की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है।
ऑक्सीजन सल्फर की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जिसके कारण सल्फर ऑक्सीजन की अपेक्षा आसानी से H+ आयन त्याग करता है। जिसके कारण सल्फर ऑक्सीजन की अपेक्षा से आसानी से H+ आयन त्याग करता है, इसलिए H2O उदासीन होता है जबकि H2S अम्लीय होता है। H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। जबकि H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, इसलिए H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। इसलिए H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। और इसी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको अगला वीडियो में लेके आएंगे।